यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो इसरो का जो पेपर सॉल्यूशन है इसका पार्ट 2 आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताया जाएगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है इसका पार्ट 1 तो आप इसके पिछले पार्ट को देख लीजिए। पार्ट 1 में कोड एनालिसिस के साथ आपको 40 क्वेश्चन बताए गए थे और इस पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो 80 क्वेश्चन में से आज हम इसके सेकंड पार्ट के 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। 40 क्वेश्चन का जो पार्ट 1 हमारा है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। और हमारे पिछले वीडियो जितने भी हैं प्रत्येक वीडियो में ऐसा टॉपिक कवर किया जाता है जिससे आपके पेपर में 100 में 100% क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसता है जाकर के। तो बेटा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है इसको स्टार्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को दुर्लभ लगेगा क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, कुछ दूसरे स्थान से क्वेश्चन है, फिर भी इसके विषय में जानते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 41, इसके पहले हम आपको 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुके हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं, 41 से स्टार्ट करते हैं। एन, इसके बाद लिखा है खाली स्थान। उद्योगों में ESD नियंत्रण एवं सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन देंगे आपको? गैसीय ईंधन निर्वहन क्षेत्र, इसका ये आंसर होगा। चलिए जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो ये ESD क्या होता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है, फुल फॉर्म जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इसका फुल फॉर्म होता है और यह सुरक्षा के विषय में देख रहे हैं, ठीक है ना। ये ESD सुरक्षा है, इसमें सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं? ESD सेफ मैट, ठीक है ना। तो यहाँ जो सिस्टम आपका लगाया गया है, यहाँ सबसे पहले हम मैट लगाएंगे। इसके बाद ये देखिए, ये नीचे जो प्लाईवुड एक तरीके से रहता है, एक तरीके उस पर खड़े होने के लिए सेफ मैट गार्डनर इसको लगाया गया है। इसके बाद लिखा है ग्राउंडिंग, इसको अर्थ भी करना जरूरी है। इसके बाद ये क्या लिखा है? राइट स्ट्रैप, ठीक है ना, तो इसको स्ट्रैप को ये भी आ सकता है। और इसके बाद ESD सेफ क्लॉथिंग, कपड़े जो हैं ये ऐसे होने चाहिए जो ESD से सेफ हों, ठीक है ना। आयनाइजर, ठीक है ना, मतलब आयन जो है उससे कोई विशेष प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ESD सेफ सोल्डरिंग, ठीक है ना, स्टेशन, तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ESD से संबंधित बहुत सारे ये प्रोटेक्शन होते हैं, इनके बारे में विशेष और जानते हैं। इनके जो ESD होता है, ESD ये क्या होता है? ESD रोकथाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को कैसे खत्म करें। यहाँ लिखा है ESD सुरक्षा उत्पादों का उपयोग करके और सरल सावधानियों का पालन करके इसे रोका और समाप्त किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसके विषय में आप लोगों की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए, इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया, किसी भी विनिर्माण मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, विनिर्माण इकाई में PCB असेंबली के PCB का निर्माण ESD सुरक्षा और क्लीन रूम वातावरण के लिए में किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है, PCB या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करते समय कर्मचारी को ग्राउंडेड एंटी स्टैटिक कलाई या पट्टा हमेशा पहनना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है, टेबल या बेंच पर ESD सुरक्षित चटाई बिछाएं और उसे ग्राउंड कर दें। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर ESD से है। इसके बाद है क्षेत्र से सभी स्थैतिक उत्पाद सामग्री हटा दें, जो स्टैटिक सामग्री है उसको हटा दिया जाए। इसके बाद बोला है कि एंटी स्टैटिक उपकरणों का उपयोग करें। इसके बाद लिखा है जहां ग्राउंडिंग संभव नहीं है वहां चार्ज को बेअसर करने के लिए आयनीकरण चार्ज समन के लिए आयनाइजर का उपयोग किया जाए, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, परिवहन या भंडार करते समय PCB की पैकेजिंग के लिए एंटी स्टैटिक बैग का उपयोग करें। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपके ESD से रिलेटेड थे, ठीक है बेटा। तो ESD से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए
इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर बेटा कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्डिंग दुकानों के लिए ईएसडी जो है ना, ये क्या लिखा है? सुरक्षा, नियंत्रण सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो गैसीय निर्वहन क्षेत्र में इसका उपयोग जो है ना सर्वाधिक किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रयोगशालाएं इनमें वैसे करते तो सभी में, परंतु यहाँ पूछा है कि महत्वपूर्ण कार्य किसमें है, तो हम यहाँ महत्वपूर्ण के ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यंत्र ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटीपीटी की बात कर रहा है। यंत्र ट्रांसफार्मर विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं सीटीपीटी, उसके विषय में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ बोला है किसी सीटी में प्राथमिक कुंडलन परिपथ से समांतर क्रम में जुड़ी होती है। ये एकदम रॉन्ग दिया है। जो सीटी होती है इसकी प्राइमरी हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ी जाती है। इसके बाद बोला है किसी पीटी में प्राथमिक कुंडलन परिपथ से श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ये भी आपका रॉन्ग दिया है, ये दोनों के दोनों रॉन्ग हो। इसके बाद बोला है स्टेप डाउन पीटी में द्वितीयक कुंडलन प्राथमिक कुंडलन से कम होती है। ये आपका ऑप्शन, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके बाद लिखा है पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में सीटी और पीटी दोनों की पावर रेटिंग अधिक होती है। ये एकदम दिया गया है, गलत दिया गया है, क्योंकि सीटी की जो होती है ये 5 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर से 5 एम्पियर तक, और जो पीटी होती है, जो ये पीटी होती है इसका 110 वोल्ट होता है। ठीक है ना, तो इसकी जो रेटिंग होती है ये बहुत कम होती है। ठीक है, याद रखेंगे जो सीटी होती है धारा, एक तरीके से कहेंगे करंट ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी में फेरों की संख्या कम और सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसको एक हम वोल्ट मीटर अधिक, मतलब मोटे तार की कुंडली वाला एक हम ए मीटर जोड़ते हैं सीटी में। ठीक है ना, और ए मीटर जोड़ते हैं, यहाँ पर ए मीटर संयोजित किया जाता है, और इसके द्वितीयक में जो है फेरों की संख्या अधिक होती है। तो फेरों की संख्या अधिक होगी तो धारा का मान जो है ये घट जाता है, धारा का मान सीटी में कम होता है। और सीटी को हमेशा हम कैसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जो पीटी होता है, पीटी के प्राथमिक में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होती है। पीटी जो होता है एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और पीटी की सेकेंडरी को हम वोल्टमीटर के द्वारा संयोजित करते हैं, और पीटी को हम परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रिकमेंडेड डिस्चार्ज करंट फ्रॉम, कितना दिया गया? एक बैटरी का 120 एम्पियर घंटा इसका डिस्चार्ज करंट दिया गया। ठीक है ना, और इसके बाद 12 वोल्ट 20 कूलम, लेड एसिड बैटरी और मैक्सिमम लाइफ एंड इफिशियंसी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंडीशन आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आपको निकालना है इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है बैटरी में वो कितनी बनेगी। बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी बनेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए एम्पियर और घंटा दिया गया, कुछ नहीं करना है, 120 में आप डायरेक्ट 20 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया द इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन। ये लिखा है कि जो हार्मोनिक है, हार्मोनिक का जो वितरण प्रणाली है, शक्ति वितरण प्रणाली, इसमें हार्मोनिक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा ऑप्शन याद रख, मतलब पोजीशन याद रखना कि जो हार्मोनिक होते हैं ये हमेशा घाटा ही प्रदान करते हैं। हाई इफिशियंसी ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद लो एडी करंट लॉसेस ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद लो पावर फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है हायर लॉसेस, इसके द्वारा जो है ना लॉस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लाइटनिंग अरेस्टर इन ए पावर लाइन प्रोवाइड फॉर, ठीक है ना, पर्पज। जो तड़ित निरोधक होता है लाइटनिंग अरेस्टर होता है। ठीक है ना, लाइटनिंग अरेस्टर का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक लाइटनिंग अरेस्टर का ये सिंबल होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर को एक तड़ित निरोधक को हम लाइन में किस लिए स्थापित करते हैं। तो बेटा यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, डाइवर्टिंग लाइटनिंग सर्ज, जो आकाशीय बिजली आती है उसको डाइवर्ट कर देता है इन द पावर लाइन टू ग्राउंड। तो पावर लाइन से ये ग्राउंड में पहुंचाने का या भूमि में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना, और अगर सब स्टेशन पर देखेंगे जाके तो लाइटनिंग अरेस्टर कुछ ऐसे बना होता है, और यहाँ पर ये आपको इंसुलेटर ऐसा बना मिलेगा, और यहाँ पर एक चक्र ऐसा लगा होता है ये। ठीक है ना, ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लिखा है कैपेसिटर शुड बी डिस्चार्ज। कैपेसिटर जो है ना वो कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। सबसे अच्छी विधि होती है रेजिस्टेंस लगा करके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दीजिए। हम जो है सीधे ही कंडक्टर, थ्रो कंडक्टर
तो अगर डायरेक्ट हम चालकों को आपस में लड़ाएंगे तो कैपेसिटर की जो प्लेटें होती है वो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है ना। फिर लिखा है विद वन पोल अर्थ, इसके एक तार को अगर ग्राउंड कर दिया जाए तो ये गलत तरीका है, ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। फिर लिखा है विद टू पोल, ठीक है ना, अर्थ, दोनों पोलों को अर्थ कर दो, डिस्चार्ज तो इससे भी हो जाएगा, परंतु ये तरीका सही नहीं। किसी बॉडी के साथ में अगर किसी बॉडी के अंदर ये कैपेसिटर स्थापित किया जाता है, बॉडी के साथ में इसको तो हम अर्थ करेंगे नहीं, पूरी बॉडी में करंट फैल जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस सबसे अच्छी विधि है इसको जो है ना डिस्चार्ज करने की, कैपेसिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया बैटरी से संबंधित है और ये जो है ना ड्राई सेल से संबंधित है। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य निकल कैडमियम सेल में प्रयुक्त किया जाता है। चाहे बेटा ये निकल कैडमियम दे दे, ठीक है ना, निकल कैडमियम दे दे, और चाहे ये निकल आयरन दे दे, ठीक है ना, याद रखना दोनों के लिए समान इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, ठीक है ना, इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें चाहे निकल कैडमियम दे दे और चाहे वो निकल आयरन की बैटरी दे दे, ठीक है ना, दोनों के लिए मैंने बताया KOH प्रदान किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है, परंतु ये कितना उपयोग में लाया जाता है आप लोग याद रखना 21% इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ रेजिस्टेंस का है और रेजिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू पूछी गई, रेजिस्टेंस का यहाँ कलर दिया गया, कलर कोड दिया गया। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी बनेगी जा करके, यहाँ पर पहली पट्टी जो है ये कितनी दी है, रेड दी है, दूसरी भी रेड है, तीसरी ब्राउन है, चौथी दी गई है चौथी दी गई है कैसी, ये दी गई है गोल्ड। तो यहाँ पर चौथी गोल्ड की पोजीशन दी गई है, तो गोल्ड के लिए हम प्लस माइनस का 5% लेते हैं, सिल्वर के लिए प्लस माइनस का 10% टॉलरेंस लेते हैं, और जबकि कोई भी अगर लास्ट की चौथी पट्टी अगर कुछ नहीं होता है तो हम प्लस माइनस का 20% लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि BB रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये हम फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है ना, BBROY, ठीक है ना, और इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ हमारा यहीं पर आ जाएगा। तो R ये हमारा सबसे पहला 0 होता है, दूसरा 1 होता है, तीसरा होता है 2 नंबर, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। पहली पट्टी दूसरी पट्टी डायरेक्ट लेते हैं और तीसरी पट्टी जो ब्राउन है यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 1, तो यहाँ तीसरी पट्टी पे हम क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं, फिर प्लस माइनस टॉलरेंस ले लेते हैं तो 5% हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा बेटा 220, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागन एवं क्रॉलिंग परिघटना संबंधित है। तो याद रखना ये परिघटना हमेशा किससे, स्क्वायरल केज जो प्रेरक मोटर होती है, स्क्वायरल केज मोटर होती है, इससे मतलब जो पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज की, उससे संबंधित है। किससे, 3 फेज की इंडक्शन मोटर, परंतु कौन सी, पिंजरा, ठीक है ना, इससे ये संबंधित है। ये पॉइंट जो आपका क्रॉलिंग और कोजिंग दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, कॉगन जो होता है, कोगिंग होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो है नो लोड पर, ठीक है ना, मशीन के ऊपर कोई भी भार नहीं है, फिर भी ये मशीन नहीं चल रही है, इसका मतलब होता है जो है ना जो होता है कोजिंग या कोगन कहते हैं, कोजिंग। तो इसको समाप्त करने के लिए हम जो खांचे होते हैं, इसमें जो खांचे होते हैं उनको कैसा बनाते हैं, थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, याद रखना। इस कोगन को समाप्त करने के लिए हम खांचों को तिरछा बनाते हैं। और क्रॉलिंग होती है, ये क्या होती है, क्रॉलिंग जो घटना होती है, क्रॉलिंग घटना में 7th हार्मोन की, ठीक है ना, 7th हार्मोनिक के कारण जो है ना फ्लक्स वेव इसमें उत्पन्न होती है, 7th हार्मोन की फ्लक्स वेव उत्पन्न होती है, और ये मोटर जो होती है ये अपने संपूर्ण स्पीड से 10 से 15% कम स्पीड पर चलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन जो है 100 RPM से चल रही है, तो 10% ये कम स्पीड पर चलेगी, तो मतलब ये केवल 90% पर चलेगी, ठीक है ना। तो ये जो घटना है, इस घटना को हम क्रॉलिंग कहते हैं, और ये घटनाएं हमेशा 3 फेज की किस मोटर में आती हैं, स्क्वायरल केज मतलब पिंजरा प्रारूपी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो है एक एल्युमिनियम प्रतिरोधकता, यदि एल्युमिनियम प्रतिरोधकता 1 है तो एल्युमिनियम की तुलना में तांबे की संबंधित प्रतिरोधकता क्या होगी। तो याद रखना बेटा 60% लेते हैं। जब एल्युमिनियम और कॉपर की तुलना की जाती है तो एल्युमिनियम की जो चालकता होती है और ये प्रतिरोधकता जो होती है तांबे की तुलना में 60% होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कितना 60% का हम अगर निकालेंगे तो कितना 0.6 आएगा। तो ये आपका इसके आसपास में ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया 440 रेटेड हीटर को, ठीक है, 220 वोल्ट की आपूर्ति देने पर, ठीक है ना, यह उत्पन्न ताप, यहाँ क्या है 440 वोल्टेज है, इसको हम आधी सप्लाई दे रहे हैं। जब सप्लाई आधी देंगे तो टेम्परेचर 1/4 यहाँ पर प्राप्त होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए ये वोल्टेज जो दी गई है 220/6 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है। द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, तो यहाँ पर आपकी कितनी थी 220 थी, 220/6, इसको हम जब आधा करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति, ठीक है ना, कौन सी व्यापक तौर पर वायुयान में प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखना कि वायुयान में आवृत्ति जो है 40 हर्ट्ज उपयोग में लाई जाती है, जबकि इसमें जो मोटर या जनित्र जो लगते हैं, ठीक है ना, मोटर या जनित्र यहाँ पर अगर यूज किए जाते हैं तो इन मोटरों को हम किस नाम से जानते हैं, एयर मोटर कहते हैं। ठीक है ना, एयर मोटर के नाम से जानते हैं। तो एयर मोटर में जो क्रोड होगी ये किसकी उपयोग में लाई जाती है, फेराइट की क्रोड इसमें उपयोग में लाई जाती है। जिन पदार्थों में फेराइट की क्रोड उपयोग में लाई जाती है उन पदार्थों को हम एयर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो एयर मोटर होगा या एयर जनरेटर होगा, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रखी जाती है, जनरली 400 हर्ट्ज के आसपास रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया, क्यों स्टार रेटेड घरेलू उपकरणों की विशेष रूप से अनुशंसा की जाती है और इसे बढ़ावा दिया जाता है। तो स्टार रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे होता क्या है कि उससे उच्च क्षमता वाले होते हैं ये, और इनसे ऊर्जा की बचत होती है। जो आप लोगों ने देखा होगा 5 स्टार ऐसे करके कुछ स्टार बने होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके स्टार बने होते हैं, और जो कंपनियां होती हैं ये कहती हैं हमको स्टार दीजिए, ऐसे करके स्टार बने होते हैं, कहते हैं हमको स्टार दीजिए, तो किसी किसी में 5 स्टार हो जाता है, किसी किसी में 2 स्टार हो जाता है। तो जितना स्टार ज़्यादा रहेगा उतनी ये इनकी दक्षता उच्च होगी और ऊर्जा की बचत ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, सी ऑप्शन नंबर आपका इसका सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कि द अपरेंट पावर, ठीक है ना, ड्रॉन बाई इन ए सर्किट। यहाँ पर सबसे पहले सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट बनाया गया, तो यहाँ पर अपरेंट पावर 5 दिया गया, ये केवीए में लिया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद एक्टिव पावर आपका कितना हो गया, 4 केवीए हो गया। ठीक है ना, 4 किलोवाट हो गया, 4 kW हो गया। तो यहाँ से आपका जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव प्रतिकारी शक्ति, ये चीज़ पूछी गई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। बेटा हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, दोनों को आपस में घटा देंगे तो आपका 9 बचेगा, 9 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो बचेगा आपका कितना, 3। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान करके चलिए हमसे जो है ना अपरेंट पावर पूछा गया, तो अपरेंट पावर जो आपका निकलेगा, ठीक है ना, जो ये अपरेंट पावर निकलेगा ये हो जाएगा आपका कौन सा पावर, आपका रिएक्टिव पावर पूछा गया है। तो रिएक्टिव पावर PR जो होगा ये होगा आपका कौन सा, अपरेंट पावर का स्क्वायर और माइनस जो एक्टिव पावर है एक्टिव पावर PA, ठीक है ना, एक्टिव पावर इसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इनको रख देंगे, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे और इधर कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 16, और दोनों का हम जब डिफरेंस ले लेंगे तो आपका अंडर रूट में बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि PCB, ठीक है ना, क्या लिखा है, PCB विद्युत तार का, PVC लिखा है, PVC विद्युत तार का अनुमत सामान्य परिचालन ताप क्या है। तो जो PVC जो होते हैं, ठीक है ना, PVC जो चालक होते हैं ये आपका श्रेणी किसके, वाई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और वाई श्रेणी का टेम्परेचर 90 होता है। तो लेकिन ये PVC जो होता है और 90 से कम पर ही गलने लगता है, तो आपका ऑप्शन जो है 70 हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये आपका PVC के लिए होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा बैटरी से संबंधित नहीं है। ठीक है, बैटरी से कौन सा संबंधित नहीं, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम तेजाब के नाम से जानते हैं, बैटरी में प्लेटें होती हैं, बैटरी में एम्पियर घंटा ये दक्षता होती है, लेकिन केवीए रेटिंग बैटरी में नहीं होती है। केवीए रेटिंग बेटा आपकी ट्रांसफार्मर में होगी या फिर अल्टरनेटर में होती है, ये ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर की रेटिंग दी गई है, और यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लिखा है, निम्नलिखित में से किस लैंप का
स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव अन्य लैंप की तुलना में सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे एलईडी जो होता है इसका स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव जो होता है वो कैसा कम होता है। ये स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता क्या है कि जब मान लो कि यहाँ से कोई रोशनी जल रही है, ठीक है ना, कोई लैंप जल रहा है और यहाँ पर अगर कोई वस्तु है ये आपको उल्टी दिशा में घूमती हुई नजर आएगी, ये स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एलईडी आपका इसके लिए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड, ठीक है ना, जो प्रदीपन जो फ्लक्स है ये उत्सर्जित हो रहा है और लैंप द पावर, ठीक है ना, और यहाँ लैंप का जो है पावर है, शक्ति है। इसके बाद बता रहा है कि इसमें से जो लैंप का होगा ये क्या जो यहाँ पर दिया गया ये क्या सत्य होगा। तो याद रखना बेटा कि लैंप को जो इफिशियंसी होती है ये क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स बटे और यहाँ पर होता है पावर। इसको याद कैसे रखेंगे, ये दक्षता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक लैंप बनाते हैं, ठीक है ना, एक लैंप बनाते हैं और इसमें जो हम सप्लाई देंगे वो कौन सी सप्लाई होगी, ये आपकी पावर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम सप्लाई देंगे ये कौन सी सप्लाई होगी, यहाँ पर ये पावर देंगे। जब ये यहाँ पर पावर सप्लाई देंगे और ये उत्सर्जित क्या करेगा, फ्लक्स उत्सर्जित करेगा, तो यहाँ क्या कर देंगे, फ्लक्स बटे पावर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट हो जाएगा और ये इनपुट हो जाएगा। तो आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट में फ्लक्स मिल रहा है और इनपुट में हम पावर दे रहे हैं, तो आउटपुट बटे इनपुट, तो जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है बटे पावर, तो ल्यूमिनस फ्लक्स बटे पावर जो होता है ये लैंप की होती है दक्षता, ठीक है ना, इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 3 कोर पावर तार को YFY के रूप में, मतलब स्टार F स्टार, ठीक है, ये के रूप में अविभाजित किया गया है। यह क्या इंगित करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, तांबा चालक, ठीक है, पीवीसी विद्युत रोधित सपाट, सपाट मतलब होता है एकदम बिल्कुल चिकना, स्ट्रिप, ठीक है ना, पीवीसी कवचित, मतलब जो पीवीसी है, पीवीसी के द्वारा इसको जो है कोई केबल है इसको पीवीसी के द्वारा जो है ना ये ऊपर से आवरण किया गया है और ये विद्युत रोधी भी है, पीवीसी के सपाट, चिकना भी है और ये चालक है, ठीक है, एक चालक है, इसको पीवीसी के द्वारा ऊपर से कवरित किया गया है, ये इसे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानक विशिष्ट आश्राव परिस्थितियों के अंतर्गत, ठीक है ना, 200 मिली एम्पियर और इसके बाद लिखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी कितनी इकाई ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर एनर्जी की बात किया है तो kWh हम कह सकते हैं, यही आपका इकाई या यूनिट होता है, ये चीज़ पूछा है। तो यूनिट बराबर जो होता है kWh होता है, तो यहाँ पर k और a दिया है, हमारा W कब बनेगा, ठीक है, kW हमारा कब बनेगा, तो ध्यान दीजिए हम k नहीं केवल WH में निकालेंगे, तो WH में निकालेंगे तो सबसे पहले 200 लिख देंगे, तो ये एम्पियर और घंटा हो गया। इसी में यदि वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना, तो वोल्टेज का और एम्पियर का जो एम्पियर है या करंट है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाट हो जाएगा। घंटा आपका यहाँ है तो 12 में इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 दूनी 24, ठीक है ना, 0 0। अब इसी में यदि हम क्या करेंगे, इसी में यदि 1000 का भाग दे देंगे, जब 1000 का भाग दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा kWh, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 kWh, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रोधन टेस्टर, ठीक है ना, रोधन टेस्टर प्रयोग करते हुए सामान्य रोधन मापन के दौरान जब रीडिंग नोट करना हो तब किस समयावधि का अनुपालन किया जाता है। कि मतलब जो रोधन टेस्टर होता है या विद्युत रोधन परीक्षक जो होता है, एक तरीके से कहेंगे कि मेगर की बात कर रही है, ठीक है ना, तो मेगर के द्वारा जो हम विद्युत रोधन का टेस्टिंग करते हैं कि वो कितने समय के लिए, ठीक है ना, वो निर्धारित है कितने समय में हम जो है उसकी रीडिंग जो है वो हम नोट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर में विद्यमान, ठीक है ना, विद्यमान ट्रांसफार्मर तेल प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, शीतलन प्रदान करता है, जी हाँ। इसके बाद रोधन प्रदान करता है, जी हाँ। कम हानियां होती हैं, ये रॉन्ग दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें शीतलन और रोधन दोनों दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है बेटा याद रखना, ट्रांसफार्मर के तेल का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है और ट्रांसफार्मर की जो फ्लैश पॉइंट होता है ये कितना होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ट्रांसफार्मर का जो पोर पॉइंट होता है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। पोर पॉइंट का मतलब होता है जमाव बिंदु, -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखना। फ्लैश पॉइंट 140 बोले हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, ये बोला है कि स्टार संबंधित 3 फेज प्रतिरोध भार में
स्टार संबंधित 3 फेज प्रतिरोध भार में जो फेज धारा है ये कितनी दी गई, IPH का मान दिया गया। IPH यहाँ कितना दिया गया, 5 एम्पियर। ये स्टार में दोनों बराबर होते हैं, जबकि डेल्टा में जब जाएंगे तो डेल्टा में जो होती है, ठीक है ना, IL जो होती है लाइन धारा, ये √3 IPH होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √3 से और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.732 गुणे 5, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 अपना 85। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आ जाएगा। एकदम बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए क्या सही नहीं है। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान देंगे जरा। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए क्या सही नहीं है, इसमें एक चुंबकीय पथ होता है कोर, ठीक है ना, सेल की बात नहीं किया है बेटा। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है ये होता कैसा है, सबसे पहली बात ये आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर और ये आपका सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में दोनों लेमे पर कुंडली की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना, याद रखना। और कोर टाइप के ट्रांसफार्मर केवल मध्य में लेमे की जाती है, कुंडली की जाती है। यहाँ क्या कह रहा है, एक चुंबकीय पथ होता है, गलत। यहाँ पर एक पथ इधर होता है, एक पथ इधर होता है, 2 चुंबकीय पथ होते हैं, ये आपका कैसा है, रॉन्ग हो गया। इसके बाद बोला है कि क्षरण अभिवाह कम होता है, कि क्षरण जो अभिवाह है ये कम होता है। ये कुछ सही हो सकता है लेकिन बिल्कुल कम नहीं होता है, ये भी आपका रॉन्ग मान लिया गया। इसके बाद लिखा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अधिक होता है तथा अतः कम टर्न की आवश्यकता होती। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही किया है। यहाँ पर फेरों की संख्या की कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें से फ्लक्स जो है ना बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, दोनों पक्षों से फ्लक्स प्रवाहित होता है। उच्च वोल्टता तथा निम्न वोल्टता रेटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये गलत है। ये हमेशा निम्न वोल्टता रेटिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, इसलिए ये पूरा का पूरा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया एक तांबे के तार की धारा ले जाने की क्षमता क्या होगी यदि इसका व्यास अन्य तांबे की तार की तुलना में 2 गुना कर दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, 4 गुनी धारा क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट शॉर्ट सर्किट ब्रेकर कैपेसिटी, मतलब एक ऐसा एक परिपथ वियोजक जिसकी जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। MCB की गलत, रॉन्ग है, ये बहुत छोटे होता है, ठीक है ना। MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका उपयोग हम केवल घरेलू कार्यों के लिए। ELMCB इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो ये अर्थ लीकेज है, इसका तो और भी कम क्षमता होती है। इसके बाद लिखा है ओवरलोड रिले, तो ओवरलोड रिले जो होता है ये केवल ओवरलोड पर अतिभार पर काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षमता के लिए यहाँ बोला है, हाईएस्ट बोला है, ठीक है ना। तो MCCB मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, इसका ये फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाईएस्ट कैपेसिटी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं MCCB का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस मोटर का भार लोड पर टार्क सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, श्रेणी मोटर। डीसी श्रेणी मोटर का टार्क सर्वाधिक होता है। तुल्यकाली मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है 0 होता है। स्क्विरल केज मोटर का जो टार्क होता है ये होता तो ज़्यादा है परंतु श्रेणी मोटर से ज़्यादा नहीं होता है, याद रखना, ठीक है ना। इसमें से 2 मोटरें आपकी ऐसी, कौन सी, ये दोनों मोटरें और ये मोटरें, ये सभी मोटरें भार पर प्रारंभ की जा सकती हैं, परंतु तुल्यकाली मोटर को 0 भार पर प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। और जो डीसी श्रेणी मोटर होती है इसका जो टार्क होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जो टार्क होता है ये आर्मेचर धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। एसी और डीसी दोनों में ले लेंगे, ठीक है ना। और तुल्यकाली जो मोटर होती है इसमें जो टार्क होता है ये आर्मेचर धारा जो वोल्टेज होती है, क्या होती है, वोल्टेज। यहाँ पर मैंने बोला जो आर्मेचर टार्क होता है डीसी में ये आर्मेचर धारा के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तुल्यकाली मोटर का जो टार्क होता है ये वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर शंट मोटर का टार्क पूछेगा, शंट मोटर का आर्मेचर का टार्क पूछेगा तो ये आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। और पिंजरा प्रारूपी स्क्विरल केज मोटर का अगर ये टार्क पूछेगा तो ये आपका जो टार्क होता है ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। स्क्विरल केज मोटर में ये होता है, या इंडक्शन मोटर में जो आपकी जो तुल्यकाली मोटर होती है इसमें सीधे समानुपाती होता है वी के। और इसके बाद डीसी श्रेणी मोटर है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, अगर शंट मोटर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा। ये शंट मोटर के लिए अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये श्रेणी मोटर के लिए टार्क का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किसी उपस्कर में सुरक्षा का स्तर IP54 दर्शाता है। तो ये IP54 क्या दर्शाता है जानिए। आई से मतलब होता है यहाँ पर इनग्रेस, ठीक है ना, क्या होता है, इनग्रेस होता है, ठीक है ना, इनग्रेस। और पी से मतलब होता है प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन कह सकते हैं, प्रोटेक्शन,
ठीक है ना। तो इनग्रेस प्रोटेक्शन, इसी को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा है IP54, तो यहाँ पर जो पहला अंक है ये ठोस को दर्शाता है, ठीक है ना, और दूसरा अंक जो है ये किसको दर्शाता है, ये द्रवीय पदार्थों को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपकी पोजीशन बनेगी जाके, तो आपका इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस और द्रव दोनों, जिसमें सही है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठोस और द्रव के लिए जो IP होता है ये उपयोग में लाया जाता है। इसको हम और थोड़ा डिटेल यहाँ देखते हैं कि IP जो है XX, यही कोड वहाँ पर दिखाया गया था। इसमें से कौन सा अंक दिखाया गया था, यहाँ पर दिखाया गया था 54 दिखाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें से ये 5 ले लेंगे और इधर से जो है ये हम 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 5 ले लेते हैं और यहाँ पर 4 ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे जो IP कोड है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनग्रेस प्रोटेक्शन होता है, ठीक है ना। इसी को हम इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। और इसके बाद क्या लिखा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉलिड, जो पहला लेटर होता है ये ठोसों को दर्शाता है, जबकि जो दूसरा लेटर होता है ये किसको, लिक्विड को दर्शाता है। अब अगली बात, इसमें से जो पहला लेटर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से 6 तक, और दूसरा लेटर जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से, यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 8 तक है, ठीक है ना। इसकी 0 से 8 है और इसकी वैल्यू 0 से 6 है। इसको याद रखना बेटा, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ बात समझ में आई, जो IP कोड है आपका, ठीक है ना, इनग्रेस प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन होता है। इसका पहला लेटर आपको ठोस को और दूसरा लेटर जो है ये द्रव को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिए गए बेटा, हमारे 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए उनको देख सकते हैं। ये लिखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ठीक है ना, DC मोटर इज प्रेफर्ड ओवर एन AC मोटर। तो AC मोटर की तुलना में जो DC मोटर है इसके क्या लाभ हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर C देखते हैं कि वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। तो जो DC मशीन होती है इसकी जो गति होती है ये परिवर्तित होती है, ये हम इसकी गति को जो है ना वो हम परिवर्तित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिए गए, लिखा है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में जानते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, तो आप लोगों ने स्किन इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि ये चालक है, इसके अंदर यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब इस पर AC सप्लाई प्रदान किया जाता है तो इसमें फ्रिक्वेंसी चलती है। जब ये फ्रिक्वेंसी चलती है तो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सतह पकड़ लेते हैं, किनारा पकड़ करके चलने लगते हैं। तो यही परिघटना जब किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केंद्र में न चल करके चालक की सतह पर जब चलते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है ना, तो ये घटना जो होती है इसको हम स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये बात कंफर्म हुई। ये घटना जो होती है स्किन इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। कभी कभी आपने इसका चित्र ये सर्कल में भी देखा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कम होते हैं, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, मतलब चालक की सतह पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जबकि केंद्र में चालक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं। चालक की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ये परिघटना आपकी स्किन इफेक्ट कहलाती है। अब अगली बात, जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, इसको समीप्यता प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या, समीप्यता, ठीक है ना, समीप्यता प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये समीप्यता प्रभाव के बारे में समझ कैसे सकते हैं। अब देखते हैं कि दो चालकों को पास पास में लगाइए। जब दो चालकों को हम पास पास में लगाएंगे और दोनों पर हम हाई वोल्टेज प्रदान करेंगे, जब हाई वोल्टेज दोनों पर प्रदान करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे इसके सतह पर चलेंगे और इस वाले चालक के इलेक्ट्रॉन इसके सतह पर चलेंगे। अगर इनमें दोनों में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो धारा का प्रवाह अगर एक ही दिशा में हो रहा है तो बेटा इनमें आकर्षण का बल लगता है, ठीक है ना, याद रखना, इनमें आकर्षण का बल लगता है। क्योंकि जब हम इसमें जो चालक होंगे वो इस स्थिति में अगर घूम रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो बल रेखाएं हैं वो इस स्थिति में अगर घूम रही हैं, इसकी भी इस स्थिति में घूम रही हैं, तो इसकी बल रेखाएं इधर की तरफ और इसकी बल रेखाएं इधर की तरफ आकर्षित होती हैं। तो इसके साथ साथ में ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे तो ये बीच में इसकी ये इलेक्ट्रॉन होंगे इस पूरे चालक के पूरे सतह पर एक समान इलेक्ट्रॉन ना होकर के ये एयर में बीच में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस एरिया में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जबकि बीच में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो ये जो घटना है, ठीक है ना, जब चालक में बाहरी सतह पर न होकर के आंतरिक सतह पर
ठीक है ना, दोनों चालक के आंतरिक वाले सतह पर, यहाँ पर आंतरिक वाले सतह पर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो ये घटना जो है स्किन इफेक्ट के जैसी होती है, परंतु इसको हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से देख सकते हैं। ये चालक हैं, इनमें जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मात्रा में इस बीच में बहने लगेंगे और सबसे कम मात्रा में, सबसे अधिक यहाँ पर प्रवाहित होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन और सबसे कम मात्रा में इन सिरों पर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन समिट करके ये इस एयर में, ठीक है ना, जो एयर वाला स्पेस है इस एरिया में आ जाएंगे। तो ये परिघटना जब होती है तो हमेशा किस पर होती है, HVAC पर होती है। तो इस, क्योंकि DC में तो फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, ठीक है ना, स्किन इफेक्ट के जैसी होती है, इसको हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया, क्वेश्चन का आंसर दिया गया डी, ठीक है ना, अल्टरनेटिव फ्लक्स इन ए कंडक्टर ड्यू टू करेंट फ्लो इन, क्या लिखा है, नेरवी कंडक्टर। जो पास पास के जो चालक हैं, इन पास पास के चालक में जब हम धारा का प्रवाह करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो है ना आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। ये जो परिघटना होती है इसको हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए गए, पूर्ण लोड के बावजूद भी ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, निम्न में से कौन सी हानि शून्य होती है। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर चाहे हाफ लोड हो, चाहे फुल लोड हो, चाहे जैसा हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे ट्रांसफार्मर सप्लाई हो, चाहे ट्रांसफार्मर सप्लाई ना हो, इसमें कभी भी घर्षण हानि नहीं होती है। ठीक है ना, घर्षण हानि हमेशा किस में होती है, जो वस्तुएं घूमती हैं, ठीक है ना, जो मशीनें घूमती हैं, रोटेट होती हैं, घूमने के कारण घर्षण हानि होती है। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार सबसे पहले फ्लेमिंग का बाएं हाथ बनाएंगे, ठीक है ना। फ्लेमिंग का बाएं हाथ बन गया, ये बाएं हाथ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा है ये किसे प्रदर्शित करता है, देख सकते हैं। अंगूठा जो होता है, ठीक है ना, ये हमेशा चालक पर बल की दिशा, ठीक है ना, इसको प्रदर्शित करता है। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B होता है और यहाँ पर होती है बेटा धारा, ठीक है ना, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर EMF को प्रदर्शित नहीं करता, ये दाएं हाथ के लिए होता है। तो बलगुण की दिशा जो होगी, ठीक है ना, एक तरीके से कहेंगे बलगुण की दिशा जो होगी ये B में जाएगी। ये भी नहीं होता, बलगुण की दिशा भी नहीं हो सकती, एक तरीके से हम कह सकते हैं। परंतु चालक पर बल की दिशा यहाँ लगती है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B लगता है और यहाँ पर ये धारा लगती है। ये आपके मतलब बाएं हाथ में होते हैं, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन है आपका A सही हो जाएगा। और दाएं हाथ में क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी फोर्स होता है या मोशन होता है, कह सकते हैं। अंगूठे पर मोशन होता है या फोर्स होता है, ठीक है ना, अंगूठे पर या तो मोशन होता है या फोर्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मोशन या फोर्स होगा। और जब ये उंगली आपकी जो मध्यमा जो तर्जनी उंगली है, ठीक है ना, तर्जनी उंगली पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B होता है। जो मध्यमा होती है इसमें उत्पादित विद्युत वाहक बल या उत्पादित धारा होती है। याद रखना, दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, उत्पादित होनी चाहिए, तब यह दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। या उत्पादित धारा या उत्पादित विद्युत वाहक बल। जो आपकी तर्जनी उंगली है उस पर विद्युत वाहक बल, उस पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और मध्यमा उंगली पर उत्पादित विद्युत वाहक बल और उत्पादित धारा। अंगूठे पर आपका चुंबकीय जो फोर्स या मोशन होगा, ये आपका दाएं हाथ के अनुसार है, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन आपका बाएं हाथ का पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा A सही, चालक पर बल की दिशा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विद्युत संयंत्र में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ध्यान देंगे, ये लिखा है नाभिकीय शक्ति संयंत्र। जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है इसमें रेडियोधर्मी, क्योंकि यूरेनियम वगैरह हम जलाते हैं तो इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। डीजल शक्ति संयंत्र, इसमें वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तापीय शक्ति संयंत्र, इसमें वायु प्रदूषण बहुत तेजी के साथ फैलता है, आवाजें भी बहुत ज्यादा आती हैं। सोलर ऊर्जा, इसमें ना तो किसी प्रकार की कोई ध्वनि होती है, ना ही किसी प्रकार का कोई दहन किया जाता है, तो सोलर ऊर्जा हो गई, है ना। जल विद्युत संयंत्र में ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न, मतलब ध्वनि के कारण जो है ना ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, जबकि पवन ऊर्जा में भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। सौर ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का निम्न में से कौन सा मुख्य भाग नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर जो पटलित क्रोड होती है, कौन सी होती है, LVIEF, ये सभी इसमें इस टाइप की जो है ये क्रोड होती है। प्राथमिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन भी होती है, परंतु कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। कम्यूटेटर DC मशीनों और AC मोटरों का भाग है जो आपको AC सप्लाई को DC सप्लाई में रूपांतरित कर देता है। कम्यूटेटर जो है कठोर कर्षित तांबा के बने होते हैं, ठीक है ना, कठोर कर्षित तांबा के बने होते हैं। किसके, कठोर कर्षित ताम्र के बने होते हैं, ठीक है ना। और इसके बीच बीच में जो सेगमेंट होते हैं, इनके बीच बीच में यहाँ पर माइका पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो विद्युत रोधित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लिखा है वेयर इज सिंक्रोस्कोप।
तो सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम जो है वो कहाँ करते हैं, तो याद रखना सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम मशीनें जो होती हैं उनके तुल्यकालन के लिए करते हैं। किस मशीन के तुल्यकालन के लिए, अल्टरनेटर की। तो जब मान लीजिए कि एक अल्टरनेटर यहाँ है, दूसरा अल्टरनेटर हमको इसके समांतर में स्थापित करना है, ठीक है ना। जब दूसरा अल्टरनेटर हमको इसके समांतर में स्थापित करना है तो इस अल्टरनेटर का यहाँ पर तुल्यकालन किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके समांतर में स्थापित करने के लिए एक बात और बताते हैं, यदि कोई एक मशीन पहले से ही आपकी स्थापित है और दूसरी मशीन स्थापित की जा रही है, तो पहली मशीन जो होती है इसको हम प्राइमरी मशीन या प्राथमिक मशीन कहते हैं। जो दूसरी मशीन होती है इसको हम सेकेंडरी मशीन नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, इनकमिंग, ठीक है ना, इनकमिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं, ये अल्टरनेटर आपका राइट हो जाए। सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम जो इसका एक तरीके से कहेंगे सिंक्रोनाइजेशन होता है, तुल्यकालन होता है, उसके लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। और इसका पैमाना 180 डिग्री 360 डिग्री होता है सिंक्रोस्कोप का, ठीक है ना। याद रखना सिंक्रोस्कोप का पैमाना 360 डिग्री होता है। इसका जो सर्किल होता है वो पूरे तरफ चारों तरफ घूमता है, रोटेट होता है, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया गया है ये आपका किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए। ये पॉइंट दिया गया ये डीसी शंट मोटर के लिए, और ये दोनों पॉइंट दिए गए इनमें से ये दोनों के दोनों रॉन्ग है। याद रखना जब टार्क जो है आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती होता है तो यहाँ पर गति स्थायी है, और जब टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाए तो यहाँ गति परिवर्ती है, ठीक है। ये आपका डीसी श्रेणी मोटर के लिए, और ये आपका जो होगा अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये शंट के लिए, ये शंट मोटर का टार्क होता है और ये श्रेणी मोटर का टार्क होता है। तो बेटा आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करें। बेटा बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया जाता है, इसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो आप हमको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसका सुधार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं आपको इतना इम्प्रूव करवाया जाए कि आपकी परीक्षा एक ही बार में निकल जाए, ठीक है बेटा। याद रखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है आपको टार्क से संबंधित मिलेगा। इसमें जो टार्क है इसमें सभी मशीनों के आपके टार्क के सूत्र रहेंगे, क्या रहेंगे, टार्क के फॉर्मूले रहेंगे, और इसमें से किसी भी प्रकार को फॉर्मूले को छोड़ा नहीं जाएगा और समस्त फॉर्मूलों को कवर किया गया एक ही वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा ये इसके टार्क से संबंधित मिलेगा, याद रखना। साथ साथ में आपको जीके, रीजनिंग और हिंदी के भी वीडियो इस पर डाले जाते हैं, तो उनको भी आप लोग देखा करें। बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, जब शेयर नहीं करेंगे तो हमारे व्यूअर नहीं बढ़ेंगे और हमारा वॉच टाइम भी नहीं आ पाएगा। तो बेटा याद रखना हमारी वीडियो को थोड़ा सा इतना मेहनत करके हम कम से कम 3 से 4 घंटे मेहनत करके आपको हम आधे घंटे का एक वीडियो बना करके देते हैं, तो कम से कम एक आप लाइक का बटन दाब सकते हैं और अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, माँ बाप को खुशी रखें, अपने आप को खुशी रखें और दिन दुनी तरक्की करें। धन्यवाद। थैंक यू।